नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 8th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वैश्विक समाज में जीवन यापन और कार्य। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय और वैश्विक समाज के बीच में किस प्रकार से अपने संबंधों को बनाता हुआ अब जीवन जीने की एक नई शैली को सीखता है और अपने आप में किस प्रकार से विभिन्न परिवर्तन करता हुआ अपने जीवन का विकास करता है। तो चलते हैं हम इस लेसन की ओर। देखिए बच्चों, पिछले अध्यायों में हमने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है और किस प्रकार से एक बच्चा शिशुअवस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, प्रौढ़ावस्था से होता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए वो किस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में उसका अलग अलग प्रकार से विकास होता है, अलग अलग प्रकार की समस्याओं के साथ वो समायोजन करता हुआ अपना विकास करता है और किस प्रकार से वो दूसरों को समझने के लिए अपने आप को पहले समझता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरों को समझने से पहले अपने आप को समझना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जीता है और बढ़ता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास एक समाज के अंदर होता है और समाज में रहकर ही व्यक्ति जो है अपने गुणों का विकास करता है, अपना विकास करता है। इसीलिए व्यक्ति के विकास और उसके व्यवहार को समझने के लिए हमें उसके वर्तमान संदर्भों में, जैसे कि उसका परिवार कैसा है, उसके परिवार का माहौल कैसा है ना, और उसके वो किस सांस्कृतिक परिवेश में रह रहा है, इन सभी के बारे में हमें समझना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरों को समझने से पहले अपने आप को समझना जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति का विकास एक समाज में होता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास को यदि हमें समझना है तो सबसे पहले हमें जो है उसके परिवार और उसके सांस्कृतिक परिवेश को समझना आवश्यक होता है। अब देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, विकसित होता है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो वह दूसरों के साथ संबंधों का विकासशील नेटवर्क बनाता जाता है या बनाती जाती है ना। जैसे कोई भी बच्चा शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में आएगा तो शिशुअवस्था के अंदर वो माँ के साथ संबंध बनाता है, फिर बाल्यावस्था के अंदर वो अपने मित्रों के साथ संबंध बनाता है, किशोरावस्था के अंदर वो फिर अपने मित्रों, अपने अध्यापक, है ना, और अपने परिवार के साथ संबंध बनाता है ना, और फिर युवावस्था के अंदर वो जो है फिर एक नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है, उसका जैसे जैसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता जाता है, वैसे वैसे संबंधों का विकासशील नेटवर्क जो है वो बनाता जाता है। विभिन्न प्रकार के संबंध जो है उसके साथ जुड़ते जाते हैं, है ना। हाँ, और व्यक्ति के लिए परिवार जो है प्रारंभिक और अति निकटतम परिवेश है। प्रश्न आता है कि व्यक्ति का सबसे प्रारंभिक और निकटतम परिवेश कौन सा है? तो परिवार है, क्योंकि परिवार से ही व्यक्ति के विकास की नींव जो है, विकास की शुरुआत होती है। हम कह सकते हैं सबसे पहले व्यक्ति का विकास परिवार से ही शुरू होता है। अब देखिए, बाल्यावस्था के दौरान व्यक्ति की गतिविधियां जो होती है, उसकी भूमिकाएं जो होती है, उसके परस्पर आपसी संबंध जो होते हैं वो परिवार के अनुसार ही निर्मित होते हैं। बाल्यावस्था के अंदर वो परिवार से ही सब कुछ सीखता है ना। या फिर बाल्यावस्था के अंदर यदि वो मित्रों के साथ खेलता है तो मित्रों से भी कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है खेल खेल में, है ना। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसका दूसरे परिवेशों में, जैसे फिर वो विद्यालय जाता है तो विद्यालय के परिवेश से जुड़ता है, वो अपने टीचर से जुड़ता है, अपने मित्रों से जुड़ता है, अपने साथियों से जुड़ता है, अपने आस पड़ोस के साथ उसके परस्पर संबंध बढ़ते हैं। तो इस प्रकार वो एक संबंधों का नेटवर्क जो है वो बनता जाता है उसके साथ में, है ना, और वो उसका विकास जो है वो होता रहता है। अब देखो बच्चों, ये सभी विकास की जो प्रणालियाँ हैं, है ना, ये सभी विकास की जो प्रणालियाँ हैं अपेक्षाकृत जो होती है बड़ी संस्कृति और संदर्भ में कार्य करती है, तथा जिनमें कि हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रणालियाँ जो है इनमें आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधन है, अवसर है, बाधाएं हैं, ये सभी शामिल है। यानी कि वे सभी प्रणालियाँ जिनके अंदर व्यक्ति का विकास होता है, इस विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है? आस्थाएं भी आती है, मान्यताएं भी आती है, विभिन्न संसाधनों का उपयोग भी होता है, विभिन्न प्रकार के अवसर भी आते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी शामिल होती है। दैनिक जीवन के सभी पहलू जैसे
कि इसके अंदर भोजन भी आता है, पोषण भी आता है, वेशभूषाएं भी आती है, संसाधन भी आते हैं, संचार के तरीके भी आते हैं, कार्य की नीतियाँ भी आती है और परस्पर आपसी संबंध भी व्यक्ति के अपने समाज की ही प्रणालियों के द्वारा दूसरे समाज के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रणालियाँ, ये सभी सोर्स जिनकी सहायता से व्यक्ति का विकास होता है, ये एक समाज की इन सभी विधियों के द्वारा या इन सभी प्रणालियों के द्वारा वो दूसरे समाज के द्वारा भी प्रभावित होता है ना। एक समाज दूसरे समाज से भी प्रभावित होता है। यहाँ तक कि सुदूर परिवेश में भी कोई परिवर्तन, अगर दूर क्षेत्रों में, दूर स्थित क्षेत्रों में भी कोई परिवर्तन होते हैं या कोई सकारात्मक विकास यदि दिखाई देता है तो वह भी दूसरी व्यवस्थाओं तक फैलता है और वह भी व्यक्ति को प्रभावित करता है ना। और यह विशेष रूप से वैश्वीकरण के वर्तमान युग में लागू होता है, यानी कि अभी वैश्वीकरण का युग ही चल रहा है। वैश्वीकरण का मतलब यह है कि विश्व के लोगों के बीच में आपस में जो परस्पर जुड़ाव है, जो संबंध है, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। अब ये संबंध हमारे वस्तुओं के, विभिन्न सेवाओं के, धन के, है ना, और सूचनाओं के आदान प्रदान से भी जो है बन सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। समझ में आया। तो जहाँ देशों के बीच में सीमाएं कम कठोर है, जैसे कि नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो विश्व के देश तमाम तरीके यानी कि अन्य देशों के जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, है ना। तो वैश्वीकरण शब्द जो है, इसका अर्थ ये है कि विश्व के लोगों के बीच में आपस में जुड़ाव या संबंध, इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है। अब देखिए, वैश्वीकरण के अंदर विभिन्न देशों से हम विभिन्न प्रकार की सेवाओं से, धन से, सूचनाओं के रूप आदान प्रदान के रूप में जुड़े हुए हैं, तो इसी को हम वैश्वीकरण कहेंगे। यद्यपि वैश्वीकरण जो है वो नया विकास नहीं है ना, और बस नई प्रौद्योगिकी और विशेषतया दूर संचार के क्षेत्र में इसके आने से और गति बढ़ गई है। यानी कि इसके अंदर एक तो नई नई टेक्नोलॉजीज और दूर संचार, हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के साधनों या सोर्स के बढ़ने के कारण ये वर्तमान समय में जो है इसकी गति तेज हो गई है। बाकी वैश्वीकरण तो प्राचीन समय से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए बच्चों, प्रत्येक समाज जो है विश्व के दूसरे समाजों में होने वाली घटनाक्रमों से अधिक प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है कि प्रत्येक समाज जो है विश्व के जो दूसरे समाज है उनके अंदर होने वाली घटनाएं हैं, घटनाक्रम है, उनसे ज़्यादा प्रभावित भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि यूएसए के 2008 के सब प्राइम संकट ने विश्व भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। 2008 के अंदर जो यूएसए के अंदर जो प्राइम संकट आया था, उस संकट ने विश्व की सभी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तो इसका प्रभाव भारत के बाजारों पर भी पड़ा, हमारे परिवारों पर भी पड़ा, और व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ा, है ना। तो क्यों? क्योंकि हम वैश्वीकरण से जुड़े हुए, विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंध है, सेवाओं का, धन का, सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। तो वैश्वीकरण के कारण हम भी उससे प्रभावित हुए। तो किसी एक देश के ऊपर भी यदि कोई संकट आता है तो अन्य देश भी जो होते हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो बहुत से लोगों ने जैसे शेयर है, स्टॉक्स है, इनमें निवेश कर रखा था, अपना धन जो निवेश कर रखा था, तो उन्होंने अपना धन भी गंवा दिया, है ना। यहाँ तक कि कई लोगों की नौकरियाँ भी इसके अंदर चली गई, है ना, और उन्हें अपने जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव भी करना पड़ा। तो कहने का मतलब कि वैश्वीकरण के अंतर्गत हम विभिन्न देशों के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो यदि एक देश के ऊपर भी संकट आता है तो अन्य देश भी उससे प्रभावित होते हैं, और उसी का असर यहाँ हुआ। और इसके साथ साथ फैशन का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और फैशन का चलन बढ़ने के कारण जो है हम अपने परिधान में बढ़ चढ़ के अंतर्राष्ट्रीय फैशन को ज़्यादा अपना रहे हैं। जीन्स, टॉप, है ना, ये ज़्यादा पसंद करते हैं, अभी बच्चे पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब क्या है, वेस्टर्न तो कल्चर है ना। तो इस प्रकार कपड़े जो है, कपड़ों की शैली ने भी जो है विश्व भर के शहरी युवकों को बहुत ही आकर्षित किया है, और भारत के ग्रामीण और शहरी युवक भी इससे अछूते नहीं रहे। भारत के ग्रामीण जो बच्चे हैं, युवक हैं, उन्हें भी जो है आकर्षित किया है वेस्टर्न कल्चर ने।
और इस प्रकार से हमारा दैनिक जीवन न केवल हमारे परिवारों से, स्कूलों से, आस पड़ोस के अनुभव से ही प्रभावित होता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर होने वाली घटनाओं से भी प्रभावित होता है। तो अब हमें ये समझ में आया कि किस प्रकार से हम वैश्विक स्तर पर होने वाले वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं, या किस प्रकार से हम जो है वैश्विक स्तर पर होने वाली घटनाओं का भी हम पर प्रभाव होता है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल कपड़ों का यहाँ पर दिया है इन्होंने, है ना। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि हम निष्क्रिय इकाइयाँ नहीं हैं, हम कोई मशीनें नहीं हैं, है ना, कि राह में आने वाले किसी भी प्रभाव को यूं ही आत्मसात कर लेते हैं, है ना। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है एक सक्रिय प्राणी है जो कि अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और सांस्कृतिक संवेदनाओं के अनुसार बाह्य प्रभावों और आगमों को समझता है ना। और फैशन के उदाहरण से ही लें यदि हम, जैसे टी शर्ट के साथ जीन्स पहनना पश्चिमी शैली है, तो टी शर्ट के स्थान पर यदि कुर्ता पहना तो ये अनुकूलन को दर्शाता है। आया समझ में? कहने का मतलब ये है कि हम विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम हैं। हम कोई निष्क्रिय इकाइयाँ नहीं है ना। हम कोई ऐसी इकाइयाँ नहीं है कि जो राह में आने वाले किसी भी प्रभाव से जो है हम जो है प्रभावित हो जाएं, बल्कि हम उन परिस्थितियों को देखते हुए, समझते हुए, और यदि हमें वो अनुकूल लगती है तो ही हम उनके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं। नहीं तो हम अपने अनुसार उसको बदलने का भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है कि जैसे टी शर्ट के साथ जीन्स पहनना पश्चिमी शैली में आता है ना। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर टी शर्ट के साथ जीन्स पहना जाता है, लेकिन यदि हम टी शर्ट के स्थान पर जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनते हैं तो ये क्या है, हमारा अनुकूलन है कि हमने परिस्थितियों के अनुसार हमने जो है इसको इस तरीके से हम बदल करके और पहन सकते हैं, है ना। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे ऊपर हो, है ना। हम परिस्थितियों के अनुसार डालने में सक्षम है, इतनी समझ हम में है ना। यही नहीं, बदले में प्रत्येक व्यक्ति भी उन पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्यों या फिर व्यक्तियों को प्रभावित भी करता है जिनके साथ वह संपर्क में आता है। बिल्कुल सही है। इसके साथ कोई भी व्यक्ति जिन पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्यों, यानी जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर वो रहता है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही है। जिन लोगों के संपर्क में आता है उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता ही है। उदाहरण के लिए सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि किशोर या छोटे बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता को नए वाहन के ब्रांड या रंग के संबंध में छुट्टी के दिनों में घूमने जाने के लिए स्थानों के बारे में बताते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये प्रभाव दो दिशाओं वाला हो सकता है, इसको हम दो तरफा प्रभाव भी कह सकते हैं, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, किशोर किशोरी होते हैं ना, टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं, ये अपने पेरेंट्स को जो है जब भी नया वाहन खरीदा जाता है तो उसका कलर बताते हैं, उसके कलर के बारे में बताते हैं, उसकी ब्रांड के बारे में बताते हैं, या फिर छुट्टी के दिनों में उन्हें कहाँ घूमने जाना है उसके स्थानों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका दो तरफा प्रभाव हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि भाई बच्चों से पेरेंट्स भी प्रभावित हो सकते हैं और पेरेंट्स से बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि अपने ही परिवार में हम ऐसा देखेंगे कि न केवल आप ही अपने माता पिता से प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में वे भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं। आ गया समझ में कि सिर्फ हम ही अपने पेरेंट्स से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स भी हमसे जो है बहुत कुछ सीख लेते हैं, है ना, और वो भी हमसे प्रभावित हो रहे हैं, है ना। तो इससे भी विकास होता है। अब देखिए बच्चों, संदर्भ और व्यक्ति गतिशील है, यानी कि लगातार बदलते रहते हैं। कैसे कि जैसे अपने जीवन काल में व्यक्ति विकास और स्थिति की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे हमने देखा कि शैशवावस्था में विकास अलग प्रकार का होता है, फिर बाल्यावस्था के अंदर विकास अलग प्रकार का होता है, किशोरावस्था में विकास अलग प्रकार का होता है। तो हर अवस्थाओं में विकास की डिफरेंट जो है वो तरीके होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार का विकास होता है। और वो विभिन्न अवस्थाओं से जब गुजरता है तो साथ ही साथ परिवेशों में भी परिवर्तन आता है, तो उसके आसपास का जो परिवेश होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। और वर्तमान समय में परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि जिसे हम पीढ़ी अंतर के रूप में जानते हैं, ये केवल दो पीढ़ियों के बीच में ही नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच में भी, या दादा दादी और पोता पोती के बीच में ही नहीं, बल्कि एक बड़े और छोटे भाई बहनों के बीच में भी पाया जा सकता है। अब देखो, 3 वर्ष से पहले जो स्वीकृत प्रथा थी या जो सोचने का तरीका था, अब वो बदल सकता है ना। आप में से जिनके बड़े या छोटे भाई बहन हैं, ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं कि जब आप और आपके भाई बहनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, है ना, और क्योंकि आप दोनों को ही लगा हो कि आप जो कह रहे हैं वो सही है,
उसको लगाओ कि वो कह रहा है जो सही है ना। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, हम कह सकते हैं कि संदर्भ और व्यक्ति हमेशा गतिशील होते हैं, ये लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि जीवन काल में विभिन्न अवस्थाएं आती है, विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार का अलग अलग प्रकार का विकास होता है, जिसके कारण अलग अलग प्रकार की सोच होती है, सोचने का तरीका अलग होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों का विकास जो है वो उसके आसपास के परिवेश पर, उसके परिवेश पर भी निर्भर करता है और उसके आसपास के परिवेश को भी प्रभावित करता है ना। देखिए बच्चों, कभी कभी हमें ऐसा भी याद है कि हमने अपने छोटे भाई बहनों को या अपने बच्चों को ऐसा कहा हो कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं तो ऐसा करता था, है ना, मैं तो ऐसा करता था, मैं तो वैसा करता था। कभी कभी हम एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि आसपास का परिवेश बदल रहा है, दूरसंचार के साधन बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ बदल रही है ना। तो सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है जनरेशन पर होता जा रहा है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के विकास पर परिवेश का, समाज का, वैश्वीकरण का, है ना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का और कम्युनिकेशन के जो साधन है, सोर्स है, उनका भी जो है वो इफेक्ट होता जा रहा है। इसीलिए न्यू जनरेशन के अंदर, विभिन्न जनरेशन्स के अंदर जो है हमें गैप भी दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए बच्चों, व्यक्ति अपने परिवेश और संदर्भ से जुड़े होते हैं, सभी व्यक्ति अपने परिवेश से जुड़े हैं, परिवार से, समाज से, है ना, और अन्य क्षेत्रों से, है ना, अन्य देशों से। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जुड़ा हुआ है तथा दोनों ही एक दूसरे को बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि परिवेश व्यक्ति को बनाता है और व्यक्ति से ही परिवेश बनता है ना। तो आपने प्रस्तावना अध्याय में पढ़ा था कि व्यक्तियों का अपने परिवेश से निकट संबंध होता है ना। बिल्कुल सही है कि व्यक्तियों का परिवेश से निकट संबंध होता है, बहुत ही निकट संबंध होता है, क्योंकि परिवेश से व्यक्ति प्रभावित होता है और व्यक्तियों से ही परिवेश प्रभावित होता है। और ये उसकी पुनरावृत्ति है। किसी के जीवन की गुणवत्ता विभिन्न परिस्थिति के परिवेशों से प्रभावित होती है। हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की क्वालिटीज़, उसकी एबिलिटीज़, उसके गुण, है ना, उसके स्किल, वो सब उसकी पारिस्थितिक जो परिवेश होता है, उसका जो पर्यावरणीय जो परिवेश होता है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसका परिवार है, समाज है ना, उसका देश है ना, इन सभी चीज़ों से जो है वो प्रभावित होता है। और जिसमें परिवार, आस पड़ोस, समुदाय, समाज, है ना, और स्थानीय और वैश्विक दोनों प्रकार की ये सभी क्षेत्र जो होते हैं शामिल होते हैं, है ना, और इन दोनों ही शामिल होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति से परिवेश का विकास होता है और परिवेश से ही व्यक्ति का विकास होता है। आपस में एक दूसरे से दोनों जुड़े होते हैं और एक व्यक्ति का विकास उसके परिवार, उसके आस पड़ोस, उसका विद्यालय, उसके समुदाय, उसका समाज, है ना, और से ही होता है, हम कह सकते हैं। और व्यक्ति जो होता है विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, विभिन्न परिस्थितियों को फेस करता हुआ अपना विकास करता है। तो बच्चों आज हमारा लेसन यही कंप्लीट हुआ। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।